यहाँ हम केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम और कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले बहुत सारे रिएक्शन देखे थे, जैसे कि H2 गैस प्लस I2 गैस, ये दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो वो 2HI गैस के साथ भी रहते हैं। मतलब कि जब इक्विलिब्रियम हो गया तो इस कंटेनर में H2 गैस भी है, I2 भी है और HI भी है, तीनों है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम था, पहले हमने जो पढ़ा था। इनका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता था जिसे हम Kc से डिनोट करते थे, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आता था और वो उनका एक्सप्रेशन ऐसे निकलता है कि वो HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई H2 के कॉन्सेंट्रेशन और I2 के कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारी बातें हमने पहले ही जान के रखी थी। इनका शिफ्ट भी है एक फैक्टर जो इनके अफेक्ट करती है, ये सब बातें जान के रखी थी। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा क्या जानना है हमें? आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर जब हमने बात किया था इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये मिलकर एक और कंपाउंड बना, ऐसा थे, कहीं भी आयंस नहीं थे। लेकिन अब ऐसा एक इक्विलिब्रियम देखूंगा जहाँ पर आयंस इन्वॉल्व रहेंगे, तो बस उसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ऐसे इक्विलिब्रियम जहाँ पर आयंस भी इन्वॉल्व है उसे कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आयंस किसे कहते हैं हमें पता है, कुछ भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वाले जो भी एटम होंगे या कंपाउंड होगा, आप कह सकते हैं वो आयंस है। जिनमें पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कैटाइन कहते हैं और जिनमें नेगेटिव चार्ज होने हम एनाइन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। हम सबको पता है ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, एक एसिड है। ये इक्विलिब्रियम में जब एग्जिस्ट करेंगे तो इनको लिखता हूँ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये जब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो इनमें क्या बनेगा, एक CH3COO माइनस, ये एक आयन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस H प्लस आयन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में। मैंने क्या लिखा, इसे मैंने लिखा ऐसे CH3COO माइनस, ये एक आयन है, और ये H प्लस, ये एक आयन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, और ये इक्विलिब्रियम में है। इसका यही मतलब हुआ कि अब जब मैंने कंटेनर में, इनिशियली क्या था हमारे पास कंटेनर में, सिर्फ इनिशियली, हाँ यहाँ लिखता हूँ इनिशियली हमारे कंटेनर में CH3COOH थे, और बहुत सारा एक्वस सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा वाटर है। बाकी पूरा जितना क्वांटिटी इनका है, बाकी पूरा वाटर से भरा है, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन, ओके, ये एक्वस है था, ये पहले थे। लेकिन जब मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद इनमें और भी ये कुछ इनके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके कुछ मॉलिक्यूल्स टूट गए, टूटकर कुछ मॉलिक्यूल्स, हाँ सारे नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स इनके टूट गए, टूटकर ये और ये वाले फॉर्म ले लिया और लेकर फिर रुक गए। फिर ये दोनों भी मिलकर ये बनाने लग गए, ये भी टूटकर ये बनाने लग गए, और दोनों ही एक ही रेट में चल रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। देयरफॉर इसे कह सकते हैं कि एक आयनिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है। तो जब आयनिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाएगा तब इस सेम कंटेनर में मुझे क्या क्या मिल रहा है, उस वक्त CH3COOH तो है ही, साथ में CH3COO माइनस भी है, साथ में H प्लस भी है, और बाकी पूरे जगह क्या है, एक्वस से भरा है, ओके। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसी के लिए ये एक्वस 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 लिखना। ये कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में आयंस भी इन्वॉल्व है, इसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इनका अगर मैं फिर से Kc लिखना चाहूँ तो Kc क्या होगा, इनका सेम प्रोसेस है, इनका कॉन्सेंट्रेशन प्लस मल्टीप्लाई बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन। बस मुझे ये याद रखना है कि अगर कहीं सॉलिड या लिक्विड लिखा मिले तो मुझे उसे इग्नोर करना है, लेकिन अगर मुझे गैस या एक्वस मिले तो मुझे उसे कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई होल, यहाँ पर CH3
COOH इनका कॉन्सेंट्रेशन, इनका जो आंसर आएगा सॉल्यूशन करके वही हमारा Kc है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो जो पहले इक्विलिब्रियम थे, जो कंसेप्ट इक्विलिब्रियम के सब कुछ इन पे एप्लीकेबल है। जस्ट यहाँ पर कोई आयंस नहीं थे इसलिए ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम था। अब यहाँ पर आयंस भी इन्वॉल्व हो गए इसलिए अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो इनिशियली हमारा सिर्फ ये था, बाद में ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम है। अभी मैंने कहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स इनके टूटे हैं, सब नहीं टूटे। अगर सारे टूट गए होते तो कैसा दिखता। एक एग्जांपल लेता हूँ HCl का। अगर मैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो जैसे इनिशियल में ऐसा मैं करूँगा, इनिशियल में क्या है, यहाँ पर HCl है और बाकी पूरा वाटर से भरा है, ये एक्वस है, ठीक है, इनिशियल। तो आप जानते हैं इनका फाइनल क्या होगा। इनका फाइनल ऐसा होगा कि अब ये एक ही कंटेनर है सेम, उसी कंटेनर में अब मुझे H+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, बाकी पूरे जगह एक्वस से भरा है, बस मुझे HCl एक साथ वाला नहीं मिलेगा। ये इनका इक्विलिब्रियम है या फाइनल कंडीशन है। उस केस में इसे इक्विलिब्रियम कहना भी गलत है, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो जब दो चीज़ एग्जिस्ट करेंगे एक साथ तब होंगे है। हालांकि ऐसे में यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में मैं डबल हेड एरो नहीं दूंगा, ऐसे वाला सिर्फ एक एरो दूंगा और लिखूंगा यहाँ H+ एक्वस और लिखूंगा Cl- एक्वस। इनका ये मतलब हुआ कि HCl को जब मैंने एक्वस में मिलाया वाटर में तो वो पूरा HCl, पूरा का पूरा HCl खत्म हो गया और H+ और Cl- बनकर बैठा है, बस। इसलिए इक्विलिब्रियम में मुझे सिर्फ H+ और Cl- ही मिल रहा है। ये एक स्ट्रेट एरो है, ये ख़त्म, ये बन गया। इनिशियली ये था, ये नहीं था, फाइनली अब ये नहीं रहा, ये दोनों रहेंगे। यहाँ पर इनिशियली ये था, ये कुछ नहीं थे, लेकिन फाइनली ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं का कुछ मॉलिक्यूल्स टूटकर ऐसे ऐसे बन गए और बाकी मॉलिक्यूल्स रह गए। तो जो रह गए वो CH3COH है और जो जितने मॉलिक्यूल्स टूट गए वो अब CH3CO- और H+ के फॉर्म में, रूप में यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही हमारा कंसेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का। और हमने क्या क्या देखा है। अब हमने देखा कि ये एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, ये पूरा डिसोसिएट होकर H+ और Cl- बन जाएगा। वेयर और एसिटिक एसिड जो है वो टूट कर, लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल्स इनके टूट के ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाएंगे, बाकी ऐसे ही रह जाएंगे, ताकि ये इक्विलिब्रियम में तीनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इनके लिए ऐसा क्यों, इनके लिए ऐसा क्यों नहीं। तो इनका आंसर है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट ही ये है कि ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं, फुल्ली डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं। और ये क्या होता है, इनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। ये थोड़ा ही डिसोसिएट करते हैं। तो हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फुल डिसोसिएट हो जाएगा, और ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये पार्शियल डिसोसिएट होंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है। इसे इसकी स्टडी को और करेंगे तो इसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। अब इस आयनिक इक्विलिब्रियम को और फर्दर पढ़े इससे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड कैसे किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं और सॉल्ट किसे कहते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद फिर से हम इस आयनिक इक्विलिब्रियम में आएंगे और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं समझूं कि एसिड किसे कहते हैं, तो एसिड कहने का 3 कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिड और यहाँ लिखता हूँ बेस, और इनका 3 कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट का नाम है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट का नाम है
ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम है लुईस कॉन्सेप्ट। देखिए, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि डोनेट्स H+, वो एसिड है। और बेस वो है जो डोनेट्स OH-, उन्हें बेस कहते हैं। इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, बॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डोनेट H+ है उसे हम एसिड कहते हैं, और जो एक्सेप्ट्स H+ उसे हम बेस कहते हैं। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो भी एसिड, जो भी कह सकता हूँ कंपाउंड ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो एसिड के जैसे काम करेंगे। और जो भी कंपाउंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, उसे हम लुईस बेस कहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे ये सब हो सकता है। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जाम्पल में देख सकता हूँ एसिड्स का HCl, क्योंकि HCl ये एक्वा सॉल्यूशन में है, और ये टूट कर क्या देंगे, हमें H+ देंगे, और क्या देंगे साथ में Cl- देंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये इट गिव्स H+ दे रहे हैं ना, तो गिव्स H+, तो जो भी H+ मुझे देंगे उसे हम एसिड कहते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर HCl इज एन एसिड। बहुत अच्छी बात है, ऐसे हमने बता दिया कि HCl एसिड है। फिर यहाँ पर एक देखते NaOH, ये भी एक्वा सॉल्यूशन में लेता हूँ। ये क्या देंगे, ये H+ आयन देंगे एक्वस में, और क्या देंगे OH- देंगे एक्वस में। तो ये क्या दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं OH-, तो लिख सकते हैं ना गिव्स OH-, और जो भी OH- देते हैं उसे तो हम बेस कहते हैं। देयरफॉर NaOH इज अ बेस एज पर आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन अब इनका क्या, व्हाट ऑफ NH3, क्या आप बता सकते हैं अभी एसिड है कि बेस है? अब ये NH3 तो इनमें तो OH भी नहीं है, H है लेकिन ये H तो देंगे नहीं अपना, तो अब ये एसिड है कि बेस है, कैसे बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। यहाँ पर अब हमें आ गया प्रॉब्लम। तो से हरदम इनके पास तो OH भी नहीं है, तो ये क्या एसिड है कि बेस है, ये कैसे समझेंगे हम? तो ये एक्चुअली है बेस, लेकिन इनके पास OH नहीं है, OH नहीं है, तो ये कैसा बेस हो गया? अब ये कंसेप्ट हमें दे रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी। वो क्या बताएंगे, वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ वो जो H+ देते हैं वो एसिड्स है, लेकिन जो H+ लेते हैं वो भी, उन्हें हम बेस भी कह सकते हैं, उन्हें भी बेस कह सकते हैं। मतलब कि जो OH देते हैं उन्हें सिर्फ बेस नहीं कहते, बल्कि जो H लेते हैं उन्हें भी बेस कहते हैं। कैसे? अब देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। उनके अकॉर्डिंग अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए NH3 था एक्वा सॉल्यूशन में, इनके साथ मैंने बहुत सारा लिक्विड वाटर मिला दिया। अब ये फिर से इक्विलिब्रियम में जब आएंगे तो देखिए NH4+ एक्वा सॉल्यूशन वाला,
प्लस OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन वाला, ये हमें मिला। अब यहाँ से कैसे कह सकते हैं कि ये बेस है? देखिए इसने क्या किया, इसने एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो ये NH4 प्लस बना है, ये NH3 से NH4 प्लस, तो ये क्या हुआ है, इन्होंने एक्सेप्ट H प्लस एक एक्सेप्ट किया है, देयरफॉर NH3 इज अ बेस। ठीक है, ये बात हमें समझ आया। और एक साथ में यहाँ पे वो भी समझ लेते हैं कि इसने तो बेस एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को, इसने क्या किया, इसने एक हाइड्रोजन को लूज किया है ना, डोनेट कर दिया, तो कह सकते हैं ये गिव्स H प्लस, ये इसने निकाल दिया है H प्लस अपना, डोनेट कर दिया। तो इन्होंने जब अपना H प्लस निकाल दिया तो ये क्या हो गए, ये एक एसिड का जैसे काम करेंगे, डोनेट्स H प्लस। तो इन्होंने जब डोनेट कर दिया H प्लस, डोनेट के बाद ये ऐसा दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये अब एसिड के जैसे काम करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर हमारा H2O जो है ये इज अ एसिड। ये बात हमें समझना है। एक एग्जांपल देखते हैं इसी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। वहाँ पर है हमारे पास है अब HCl एक्वस सॉल्यूशन में है, फिर से वाटर के साथ जो लिक्विड है बिल्कुल, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अब मुझे मिल रहा है H3O प्लस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और मिल रहा है Cl माइनस एक्वस। अब आप देखिए क्या हुआ, इन्होंने HCl ने एक अपना हाइड्रोजन दे दिया, और देकर क्या बन गए, Cl बन गए, है ना। तो यहाँ से यहाँ एक एरो बनाकर लिख सकता हूँ कि इन्होंने अपना एक हाइड्रोजन लूज किया है, हाँ, तो लिख सकता हूँ डोनेट H प्लस, इन्होंने H प्लस डोनेट कर दिया और Cl माइनस बन गए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने H प्लस डोनेट किया है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो H प्लस डोनेट करता है उसे हम एसिड कहते हैं, तो HCl हमारा एसिड है। ठीक है, और इनका क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, ये पहले H2 था, H2O, अब ये H3O प्लस हो गए। ठीक है, इन्होंने एक H एक्सेप्ट कर लिया, तो जिन्होंने H एक्सेप्ट करके ये बन गए, ऐसा H एक्सेप्ट करके यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्ट्स H प्लस। तो जब ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करने वाला है उसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, बेस। तो यहाँ H2 इज बेस। ये बात आपको समझ आई? ओके, अब यहाँ पर एक और बात समझते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये एक बेस है, लेकिन हाइड्रोजन लेने के बाद ये क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ये था पहले, हाइड्रोजन लेकर क्या बन गया, ये बन गया, तो ये था एक बेस, हाइड्रोजन लेकर बन गया एसिड, फिर से हाइड्रोजन देकर बन जाएगा बेस, फिर से हाइड्रोजन लेकर बन जाएगा एसिड। ये बात आपको समझनी है। फिर से यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि ये है हमारा बेस, ये हमारा एसिड, तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड, और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब है, ये था बेस, बेस क्या है, किसे बेस कहते हैं, एज पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले बेस था, ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इन्होंने कर लिया,
तो जैसे ही इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, अब ये NH4+ बन गए और अब ये बन गए एक कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके ये बना था ना, तो अब ये हाइड्रोजन आयन लूज भी तो कर सकते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन आयन लूज करेंगे तो ये बन जाएंगे। तो मतलब जो हाइड्रोजन आयन लूज कर सकते हैं उसे हम एसिड कहते हैं, जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। तो ये एसिड है, ये एक एसिड है। इसका मतलब कि ये एक सब्सटेंस है, ये एक स्पीसीज है जिसे मैं बेस कह रहा हूँ। ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके बन जाते हैं एसिड, और ये एक एसिड है जो हाइड्रोजन आयन लूज करके बन जाते हैं बेस। देयरफॉर इन दोनों को हम कहते हैं, ये है बेस और ये है उनका कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये है एसिड तो ये है उनका कॉन्जुगेट बेस। इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारा NH3 और NH4+ ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा NH3 ये एक बेस है और साथ में NH4+ ये एक उनका कॉन्जुगेट एसिड है। और वहीं ये वाला क्या है? ये एक एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि ये इसलिए एसिड है, इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो इन्होंने कर दिया, जब इन्होंने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो ये बन गया एक बेस। अब ये बेस क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया एसिड। तो इनका मतलब हुआ कि H2O ये एक एसिड है और इनका साथ OH- जो है वो इन्हीं का एक कॉन्जुगेट बेस है। इसके मतलब कि ये एसिड है, ये हाइड्रोजन डोनेट करके बेस बन जाता है। ये बेस है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके एसिड बन जाता है। ये बेस है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके एसिड बन जाता है। ये एसिड है, ये हाइड्रोजन डोनेट करके बेस बन जाता है। तो ये हो गए कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। इनका कॉन्जुगेट एसिड ये है, इनका कॉन्जुगेट बेस ये है, इनका कॉन्जुगेट बेस ये है, इनका कॉन्जुगेट एसिड ये है। समझ आ रहा है? साथ में अगर यहाँ देखें तो देखिए HCl क्या है, हमें पता है ये क्या है, ये एसिड है। क्यों? क्योंकि एसिड ही H+ डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन आयन। तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने जब कर दिया तो ये बन गया ये हो गया इनका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि HCl खुद एक एसिड है और इनका कॉन्जुगेट बेस होगा Cl-। ये है इनका कॉन्जुगेट बेस। तो HCl हाइड्रोजन देकर बेस बन जाता है और Cl- हाइड्रोजन लेकर एसिड बन जाता है। एसिड का काम ही है हाइड्रोजन देना, इन्होंने हाइड्रोजन दे दिया और ये बेस बन गए Cl-, कॉन्जुगेट बेस। अब ये Cl- का काम क्या है? हाइड्रोजन लेना। तो ये हाइड्रोजन ले लिए और ये फिर से एक एसिड बन गया। ये हो गया इनका कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड पेयर। इन्हें अगर मैं देखूं, ये हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन ले सकता है उसे बेस कहते हैं। तो ये बेस है और ले लेने के बाद ये बन गए एक एसिड, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन दे सकते हैं और देकर फिर बेस बन जाएंगे, लेकर फिर एसिड बन जाएंगे, देकर फिर बेस बन जाएंगे। तो ये होगा इनका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो यहाँ पर H2O लिक्विड पूरा पूरी ये है हमारा बेस, और ये हाइड्रोजन देकर, हाँ सॉरी लेकर, एक्सेप्ट है ना, हाइड्रोजन लेकर क्या बन सकते हैं? एक कॉन्जुगेट एसिड बन सकते हैं। फिर से हाइड्रोजन देकर एक कॉन्जुगेट एक बेस बन सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं आप। तो ये इनका कॉन्जुगेट बेस है, ये इनका कॉन्जुगेट एसिड है, ऐसे करके ये दोनों पेयर बनाते हैं। तो ये फिर से हमारा कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ये समझ आ रहा है? और एक बात यहाँ समझना है कि जो वीक एसिड होते हैं वो उनका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जो स्ट्रांग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होता है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रांग एसिड
प्रोड्यूसेस वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, साथ में इनका उल्टा भी है कि स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, और अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ये बेस के लिए भी फिर वही एप्लीकेबल है। ये सारी बातें हमने समझ ली। अब इनके पीछे एक लॉजिक भी है। आप देखिए, हम स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। यहाँ पर HCl को लेते हैं, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड का डेफिनेशन क्या है बॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग, कि जो H+ दे सके उसे एसिड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, जो आसानी से H+ दे सके, जल्दी से H+ दे दे। जो जितने जल्दी से H+ दे देगा बिना किसी दिक्कत के, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो जल्दी से H+ दे सकता है, तो ये H+ देकर क्या बन गया, Cl-। क्या अब ये जल्दी H+ लेना चाहेगा? उसे तो H+ देने की जल्दी थी, तो लेने की बिल्कुल जल्दी नहीं है। तो जब उनके लेने की बिल्कुल जल्दी नहीं है, तो एक ऐसा बेस बना है जिससे H+ लेने की इच्छा नहीं है। बेस का क्या कंसेप्ट है, बॉन्स्टेड-लॉरी कहते हैं कि बेस हम उसे कहेंगे जो H+ ले ले। अब जो H+ जल्दी से ले ले वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो H+ बहुत धीरे मतलब लेने की इच्छा ना हो जिससे, वो वीक बेस है। तो उसे तो H+ देने की इच्छा थी उन्होंने, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दे देने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस जो बना, इसे H+ लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो ये अब हो गया हमारा वीक कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है वीक कॉन्जुगेट बेस, और अगर वीक एसिड है तो बनाता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो इस कंसेप्ट से हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में भी जानकारी ले ली। अब लुईस कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि वो कैसे बता रहे कि कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा हमारा बेस है। तो उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमें H+ आयन होना ही चाहिए था, तभी वो एसिड या बेस बनेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें H+ होता ही नहीं, जैसे BF3, इनमें कोई H+ नहीं है, इनमें तो H है ही नहीं। अब ये एसिड है कि बेस है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ आता है हमारा लुईस कंसेप्ट। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ले ले, एक्सेप्ट कर ले, वो है बेस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो है बेस। तो अब देखते हैं ये क्या है कैटेगरी में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं कि देने वाले हैं। तो बी का हमें पता है, ये F के साथ 3 बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, तो इनके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर देखें तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके पास पूरा 8 ऑक्टेट इनका इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से और मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से अगर इन्हें मिल जाए, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इट वांट्स टू एक्सेप्ट electrons to complete its octet। ठीक है, सो इट इज एन एसिड, ये एक एसिड है। अभी कैसे कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एक बेस के साथ रिएक्ट कर कर। तो ये है BF3 प्लस, अब अमोनिया है। अमोनिया के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फ्री बैठे रहते हैं, लोन पेयर
एमोनिया के आउटर शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऐसे बैठे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अगर इनको मिल जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं BF3NH3, जहाँ पर 2 लोन पेयर इन्होंने इनका ले लिया है साथ में। तो ये हो गया हमारा एसिड, ये तो हमें पता ही था पहले से बेस, और ये हमारा एसिड और बेस मिलाकर फाइनल आउटपुट कंपाउंड। तो इस तरीके से लुईस एसिड या लुईस बेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो उनके जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है उनका एग्जाम्पल कौन कौन से है? ये BF3 है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। AlCl3 है, फिर CO3+, मैग्नीशियम 2+, ये सारे ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो दे आर एक्चुअली लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। कौन से होंगे वो? जैसे कि H2O, फिर NH3, फिर OH-, ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉन देने के लिए इच्छुक है। तो ये सब हो गए लुईस बेस। तो यहाँ से हमने लुईस एसिड लुईस बेस का कंसेप्ट समझ लिया। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के भी कंसेप्ट हमने समझ लिए। अब आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस अब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि जब एक बेस आयनाइज होता है तो क्या हो रहा है, और जब एक एसिड आयनाइज हो रहा है तो क्या हो रहा है। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो यहाँ हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक बेस किसे कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो है जो जिसे जैसे ही मैं एक्वस मीडियम में मिलाता हूँ वो टोटली डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में। जैसे कि HCl है, इनके अंदर H और Cl है, जैसे ही मैं इसे एक्वस में मिलाऊंगा, वाटर में मिलाऊंगा, ये H+ और Cl- में टूटकर अलग अलग हो जाएंगे, पूरे के पूरे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। वहीं अगर वीक एसिड होते, जैसे कि मैं वीक बात करता हूँ वीक एसिड्स, तो ये पार्शियल डिसोसिएट करते हैं, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं इन एक्वस मीडियम। ओके, और ये भी H+ देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पार्शियल डिसोसिएट करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा? इनका एग्जाम्पल होगा CH3COOH, और एग्जाम्पल है HNO2, और है HF। ये सारे वीक एसिड्स हैं। ये क्या है? वीक एसिड्स। वीक एसिड्स के क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होंगे, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो बेस बनेंगे वो वीक। मतलब ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हाइड्रोजन देना चाहता है, तो ये हाइड्रोजन देकर क्या बनेगा? Cl-। ये एक Cl- जो है ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। वैसे ही HBr एक एसिड है, ये अपने हाइड्रोजन लूज करके बनेंगे Br-, ये एक वीक बेस है। ये HI बनेंगे H-, ये एक वीक बेस है। ये NH नाइट्रिक एसिड HNO3, ये बनेंगे NO3-, ये भी एक वीक बेस है। H2SO4, ये अपना एक हाइड्रोजन लूज करेंगे तो ये बन जाएंगे HSO4-, ये भी एक वीक बेस है। इनको कहते हैं परक्लोरस
परक्लोरिक एसिड। तो इस परक्लोरिक एसिड से भी हाइड्रोजन चला जाता है, तो CO4 ये भी एक वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। वेयर एज ये सारे वीक एसिड है, ये टोटली डिसोसिएट नहीं करते। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था ना कि HCl को अगर मैं लिखूँगा एक्वस में, तो ये ऐसे टूटकर H+ और Cl- पूरा लिख सकता हूँ एक स्ट्रेट एरो में, कि अब ये नहीं रहा, पूरे के पूरे H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गए। तो ये इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेट इक्वेशन है जो ये ख़त्म और ये बन गए। लेकिन जब मैं वीक एसिड के लिखूँगा, तो वीक एसिड जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम होते हैं ना, वो सारे वीक एसिड वीक बेस में ही इस्टेब्लिश करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो CH3OO- एंड H+, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। तब ये वीक एसिड या वीक बेस जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, वो सीधा रिएक्शन को फिनिश कर देते हैं। तो ये जो वीक एसिड है, इनका जो वीक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, H हट जाएगा, गिव्स H, H हटाकर CH3COO-, ये इनका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। फिर ये HNO2 एसिड, नाइट्रस एसिड का ये हटा दूँ तो NO2-, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ये HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसके भी H हटा दूँ तो F-, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। तो हमने ये सारी बातें यहाँ से सीखी। और भी कुछ देखते हैं, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि इन सारे जो गिवन है, इसे लुईस एसिड कहे या बेस कहे, तो आइडेंटिफाई लुईस एसिड और बेस। देखिए क्या है, जैसे कि मुझे दिया है OH-, ये लुईस एसिड है कि बेस मुझे बताना है। F-, फिर थर्ड है H+, फोर्थ है BCl3। तो आप देखिए लुईस एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो है एसिड, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट वो है बेस। यहाँ पर OH के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये हो गए बेस। F-, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी हो गए बेस। H+, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो गए एसिड, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये क्या है BCl3, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन कम है। कम कैसे समझ आ रहा है, क्योंकि इस बी के पास सिर्फ 3 बॉन्ड है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये अमोनिया जैसे कुछ दूसरे मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इनको भी चाहिए, ये भी एक एसिड है। तो ये सारे हो गए हमारे लुईस बेस, और ये दोनों हो गए लुईस एसिड। ठीक है, ये बात हमने यहाँ से देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं जहाँ पर मुझे कॉन्जुगेट बेस निकालना है। दिया है कि ये हमारा बॉन्स्टेड एसिड है, बॉन्स्टेड एसिड से इनका मुझे कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो क्या है ऐसे बॉन्स्टेड एसिड्स दिए हैं, HF और H2SO4 और HCO3-, ये सारे एसिड्स दिए हैं, इनके कॉन्जुगेट बेस मुझे बताने हैं। तो बॉन्स्टेड एसिड्स कौन से होते हैं, जो H+ दे सकते हैं, और देने के बाद ही तो वो बेस बन जाएंगे। तो ये HF है, ये H+ देने के बाद कैसा दिखेंगे, F-, तो ये हो गया इनका कॉन्जुगेट बेस। ये H2SO4, ये H+ देने के बाद कैसे दिखेंगे, HSO4-, तो ये होगा इनके कॉन्जुगेट बेस। ये HCO3- है, ऑलरेडी एक माइनस है, एक और H दे देंगे तो क्या बनेंगे, CO3, अब ये 2- बनेंगे, ये होगा इनके कॉन्जुगेट बेस। तो ये बॉन्स्टेड एसिड्स के ये कॉन्जुगेट बेस। अगर अब हम बॉन्स्टेड बेस की बात करें,
ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, हमें पता है बेस कौन से होते हैं, जो H ले लेते हैं वो बेस होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ NH2 माइनस NH3 और HCOO माइनस। ये सारे हाइड्रोजन लेकर, ये क्योंकि ये बेस है, ये हाइड्रोजन लेते हैं और लेने के बाद एसिड बन जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन लेकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे NH3। ये हो गया हमारा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड इनका। ये हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बन जाएंगे NH4 प्लस। तो ये हो गए इनके कॉन्जुगेट एसिड्स। ये हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बन जाएंगे HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये हो गए इनके कॉन्जुगेट एसिड्स। ये सारे बेस थे, ये सारे इनके कॉन्जुगेट एसिड्स। अब दिया है कि स्पीसीज दिया है, आपको इनका कॉन्जुगेट बेस भी बनाना है और कॉन्जुगेट एसिड्स भी बनाना है। ये कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस दोनों ही बनाना है। स्पीसीज दिया है, जैसे हमें H2O दिया है, हमें HCO3 माइनस दिया है, HSO4 माइनस दिया है और NH3 दिया है। तो मुझे क्या पता है कि अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो ये बेस है ऑलरेडी, तब मैं उसे का एसिड बना सकता हूँ। और अगर ये बेस है तो बेस क्या करते हैं, मॉन्स्टर लॉरी बेस क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन दे देंगे। तो हाइड्रोजन देने के बाद बेस हाइड्रोजन ले लेंगे और हाइड्रोजन लेने के बाद वो एसिड बना देंगे। तो ये हाइड्रोजन लेकर एसिड बनाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है, किससे बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, किससे बनेगा, एक बेस से बनेगा। तो जब मैं कॉन्जुगेट एसिड लिख रहा हूँ तो मैं इसे बेस पकड़ूंगा, बेस कंसीडर करूँगा। अभी अगर बेस है तो बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन ले लेना। तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, ले लिया हाइड्रोजन, ऐसा बन गया। इनका भी काम है हाइड्रोजन ले लेना, हाइड्रोजन ले लिया और ऐसा बन गए। इनका काम है हाइड्रोजन ले लेना, ले लिए हाइड्रोजन और ऐसे बन गए। इनका भी काम है हाइड्रोजन ले लेना, तो ले लिए और ऐसे बन गए। तो ये सारे बेस थे, ये सारे हो गए इनके कॉन्जुगेट एसिड्स। अब मैं फिर जब कॉन्जुगेट बेस लिखूंगा तो इन सारे को मैं एसिड्स कंसीडर करूंगा। अब एसिड्स का काम क्या है, हाइड्रोजन दे देना। तो ये हाइड्रोजन देकर कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन देने के बाद H2O, हाइड्रोजन देने के बाद OH माइनस, ये हो गए बेस। इनको भी हाइड्रोजन देना है, देने के बाद CO3 2 माइनस, ये हो गए बेस। इनको भी हाइड्रोजन देना है, ये HO4 2 माइनस, ये भी हो गए इनके बेस। इनको भी हाइड्रोजन देना है तो ये NH2 माइनस, ये हो गए इनके बेस। तो जब मैं कॉन्जुगेट एसिड लिख रहा हूँ, इन सारों को बेस कंसीडर करके मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये बन गए। अब ये जब मैं कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो इन सारों को मैं एसिड कंसीडर करके हाइड्रोजन को लूज करवाऊंगा, तो ये सारे कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे। तो इस टाइप से हमें ये सब समझ में आना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट देखते हैं कैसे है। ये इस तरीके से है कि मैं वाटर को लिक्विड फॉर्म में लिया हूँ और फिर से वाटर को लिक्विड फॉर्म में लिया, और ये इक्विलिब्रियम में अब एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पर मुझे H3O प्लस एक आयन मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर का ही वाटर में एक्वस सॉल्यूशन है, और एक OH माइनस मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन। अब आप इसे देखिए, हमने कंसीडर किया इस वाटर को एज एसिड्स, ठीक है। ये वाटर क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन, ये एसिड है तो एक हाइड्रोजन आयन एसिड क्या कर सकता है, दे सकता है, और देने के बाद क्या बन जाएंगे, देने के बाद बन जाएंगे O माइनस। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये हमारा एसिड और ये उनका कॉन्जुगेट बेस, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस, तो ये हो गया उनका एसिड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है हमारा H2O, ये एक बेस है और बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ऐसा बन गया एक कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारा एक बेस पेयर होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है
ये वाला वाटर हमारा एसिड है और ये एक कॉन्जुगेट बेस बना दिया यहाँ पर, कॉन्जुगेट बेस। और ये वाला वाटर हमारा बेस है जो यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन डोनेट पड़ा, H+ डोनेट, और यहाँ पर H+ एक्सेप्ट। तो हमें ये समझ आ रहा है। अगर ये ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है जहाँ से वाटर से मिलाकर एक कंटेनर में H3O+ आयन भी बना रहे और OH- आयन भी बना रहे, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम के लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? हम जानते हैं हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और फिर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों है, तो यहाँ पर H3OH+H3O+ इनका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन मुझे लिखना है, लेकिन क्योंकि ये लिक्विड्स है इनको इग्नोर कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इग्नोर्ड, तो यहाँ पर हम उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि एक्वस है लिखेंगे। हम लोग क्या क्या क्यों इग्नोर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर करते हैं, रीज़न भी पहले बता चुके हैं। और गैस एंड एक्वस के कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको, अब देखिए क्योंकि ये वाटर के कारण वाटर का इक्वेशन बना, ये जो एसिड बेस रिएक्शन है या आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर दिख रहा है, ये किसके लिए है, वाटर के लिए। तो इनके Kc के जगह मैं Kw भी लिख सकता हूँ, जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये वाटर का है। तो इनका क्या है, इनका है H+। अब आप कहेंगे कि ये H3O+ है तो इसे H+ क्यों लिख रहे हैं, H3O+ को H+ भी लिख सकते हैं क्योंकि इनमें है क्या, H2O और H2O तो न्यूट्रल है तो इसे H भी लिख सकते हैं। इजी समझने के लिए इसे H लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे H3O+ भी लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो चलिए यहाँ पे H3O+ ही लिख देते हैं, H3O+ इनका कॉन्सेंट्रेशन और OH- इनका कॉन्सेंट्रेशन, यही है हमारा KW। आयनिक ये KW क्या है, यही है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हमारा वाटर के आयनाइजेशन ये कांस्टेंट जो है, इनका वैल्यू KW का वैल्यू आता है 10⁻⁻14 m²। एट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 298 K। तो 298 K में KW का वैल्यू है 10⁻⁻14 m², ठीक है। और ये दोनों ही सेम इक्वल है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे H3O+ और अब लिख देता हूँ H+, इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 × 10⁻⁷ m, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁷ m, दोनों का कितने में, एट 298 K, एट 298 K। तो 298 K में हमारा एक क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एट 298 केल्विन क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, H+ आयन अवेलेबल है और OH- आयन अवेलेबल है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है इतना, OH- आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन, इतना। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है इसलिए वो एक दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वाटर का ये टोटल जो अब ये सॉल्यूशन है ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन सेम है इसलिए न्यूट्रल है। कभी ऐसा होता कि इस कंटेनर में
फिर से H प्लस है और OH माइनस भी है एट 298 केल्विन। अगर होता तो बोल रहा हूँ, जहाँ पर हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस थोड़ा ज़्यादा है और OH माइनस थोड़ा कम है, तब क्या होता, तब हमारा ये सॉल्यूशन होता एसिडिक। यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम। वहीं अगर ऐसा होता कि इसी कंटेनर में एट 298 केल्विन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस भी है और OH माइनस भी है, लेकिन हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, मोल्स पर लीटर। हर एक लीटर में जितने मोल्स ऑफ H है उससे ज़्यादा है मोल्स ऑफ OH हर एक लीटर में। तब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन होंगे बेसिक सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H और OH दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा OH माइनस से, और बेसिक सॉल्यूशन में OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा H प्लस से। तो इसे हम एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन समझ सकते हैं। हमारे वाटर में क्या होता है, वाटर में हम देखते हैं कि हमारे वाटर में H का कॉन्सेंट्रेशन और OH का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं। और कितने होते हैं, ना सिर्फ सेम होते हैं, इनका वैल्यू भी दिया है। ये कितने होते हैं, ये 10⁻⁷ m होते हैं और ये भी इक्वल टू 10⁻⁷ m होते हैं। और इसलिए हमारे वाटर का जो KW है, KW वो है 10⁻⁻14 m²। और ये वाटर हमारा न्यूट्रल है। ओके, इतनी सारी बात हम समझ लें। अब एक कंसेप्ट आता है pH का। यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये pH स्केल। pH स्टैंड्स फॉर, ये नाम है जो P है, pH स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ H मीन्स हाइड्रोजन। और इनका एक्सप्रेशन क्या है, जैसे अगर एक कंटेनर है, जैसे मैं बोल रहा था, इनमें H प्लस भी है और OH माइनस भी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस कंटेनर में H का कॉन्सेंट्रेशन है, मान लेता हूँ 10⁻⁷ m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में, इस कंटेनर में जो भी लिक्विड है, इसका pH कितना है, तो pH होगा -log, log मतलब ही log टू द बेस 10, नहीं तो मैं ln लिखता। ln मतलब होता है बेस E और log मतलब होता है बेस 10, ये हमें पता होना चाहिए। तो log बेस 10 और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसे ही हम pH कहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर मैं log -log 10 को मतलब उसके -log 10 निकाल दूँ, तो वो उनका P वो वैल्यू हो जाता है। जैसे कि मुझे अगर pKW निकालना है, तो वो होगा -log 10 KW, ठीक है। यहाँ पर KW का क्या वैल्यू था, KW का वैल्यू हमने निकाला है 10⁻⁴, तो यहाँ पर 10⁻⁴ लगा दूंगा, फिर जो आंसर आएगा वो pKW का वैल्यू है। वैसे ही अगर मुझे POH निकालना है, तो वो होगा -log OH का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा, तो मुझे POH मिल गया। ये सारी बातें हमें पता है। अब आप देखिए, अगर न्यूट्रल वाटर की बात करें, ये वाले वाटर, यहाँ पर KW का तो कॉन्सेंट्रेशन -14 है, ये 14 होगा, 14 है, लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷। उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि pH ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है, क्योंकि न्यूट्रल वाटर में हमारा H कितना है, H प्लस लिखा ही है, H प्लस न्यूट्रल वाटर में 10⁻⁴ है, सॉरी 7 है, 10⁻⁷ m। तो pH कितना होगा, इक्वल्स टू -log 10 H प्लस, मतलब -log 10 10⁻⁷। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 7, मतलब कि न्यूट्रल वाटर में pH ऑफ वाटर कितना होता है, 7। ओके, वही अगर एसिडिक की बात करेंगे तो वहाँ पर pH हमारा और कम हो जाएगा, क्योंकि H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब pH कम हो रहा है। यहाँ पर log के साथ अगर ये टर्म हमारा
ये टर्म अगर हमारा इंक्रीज होता है तो ये पूरा ओवरऑल टर्म हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं? ऐसे समझ सकते हैं इसे, सॉरी, कि मान लीजिए हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन ही है, हाँ, पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन ही है, जहाँ पर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि हमारा H का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कितना है? 10⁻⁻, कंसिडर करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, -4 है m। ये ज़्यादा है ना, इसके कंपेरिजन में 10⁻⁻7 है और ये 10⁻⁻4 है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, ये तो हमें पता ही है। तो इनका pH देखिए क्या होगा, -log10 H प्लस इज इक्वल्स टू -log10 10⁻⁻4, इसका आंसर आता है 4। तो इनका pH कम है। तो जब जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ लिखता हूँ, मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, डैट इज ये वाला, लेस द pH। ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा, इसका मतलब क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू कम होता है, इसलिए pH भी कम होता है। ये सब बातें हमें समझ आ रही होगी। वैसे ही अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर pH का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से और नीचे होता है, मतलब और कम होगा। देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या है, हमारा H का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो 10⁻⁻4 ये बड़ा नंबर है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 बड़ा है। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, 10⁻7 से भी कम, मतलब कि मैं मान लेता हूँ 10⁻10 हो गया, कम हो गया ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। उस वक्त हमारा pH क्या होगा, pH होगा -log10 H प्लस, मतलब कि -log10 10⁻10, इसे सॉल्व करूँगा तो 10 आएगा। तो अब देखिए कैसे कैसे हमारा, जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो pH 7 है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो हमारा H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेकिन pH का वैल्यू छोटा हो गया। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो H का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है 10⁻10, लेकिन pH बड़ा हो गया। तो ऐसे हमें समझ आ रहा है कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है pH 7 है, जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो 7 से छोटा है, और जब बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 से बड़ा है। यही हमारा pH स्केल होता है। अगर ये pH स्केल है तो ये शुरू हो रहा है 0 से, ख़त्म होता है 14 पे, 14 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और ये 7 है। अब यहाँ से ये एसिडिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ धीरे धीरे कम रहा है, और ये न्यूट्रल पोजीशन है। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू लाई करता है तो ये एसिडिक है, और एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा तो ये बेसिक है, और बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। किसी सॉल्यूशन का अगर pH 13 है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर 14 है तो और ज़्यादा बेसिक है। अगर 12 है तो थोड़ा कम बेसिक है 14 के कंपेरिजन में। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर यहाँ 4 है तो वो एसिडिक है, 3 है या 2 है तो और ज़्यादा एसिडिक है, 0 है तो और भी ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ एसिडिसिटी बढ़ रहा है 7 से इस तरफ, और यहाँ 7 से इस तरफ बेसिसिटी बढ़ रहा है हमारे इसका। ये सारे किसके लिए बोल रहा हूँ, pH स्केल के कारण। ओके, pH स्केल के कारण। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ समझने वाली है कि हम जानते हैं कि KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। एक्सपेरिमेंटली हमने ये भी देखा है कि इनका वैल्यू 10⁻14 होता है, इनका वैल्यू 10⁻7 है, और इनका वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए 10⁻7 है। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तभी इनका वैल्यू ये होगा, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वाटर का 10⁻14 ही होता है। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बोथ साइड -log लिखूं तो -log10 ऑफ KW इज इक्वल्स टू -log10 ऑफ H प्लस, और ऐसे, एंड प्लस -log10
ऑफ OH माइनस, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ऑफ ये दोनों होगा लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ दिस, ये एक टर्म, और यहाँ से लॉग ऑफ दिस, ये दूसरा टर्म, और ये है ये लॉग। इस लॉग ऑफ इसकी को तो ही हम पीएच कहते हैं बाय डेफिनेशन। पीएच क्या था, यहाँ पर हमने लिखा था माइनस लॉग 10 H प्लस। देखिए पीएच क्या है बाय डेफिनेशन, यही लिखा था मैंने पहली बार, पीएच है माइनस लॉग ऑफ 10 H प्लस। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में मैं माइनस लॉग 10 लगा दूँ तो वो उनका पी ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन, पी ओ एच में माइनस लॉग 10 पी ओ एच माइनस, तो यही तो इनका पी एच है। और ये क्या है, ये मैं कह सकता हूँ पी ओ एच है, क्योंकि ये माइनस लॉग 10 ऑफ ओ एच माइनस है। और ये क्या है, ये लिख सकता हूँ ये पी के है, के डब्ल्यू, क्योंकि ये माइनस लॉग 10 ऑफ के डब्ल्यू है। अब ये दोनों सारे इक्वल है, तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, हमने एक एक्सप्रेशन मिला, क्या मिला कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। तो ये भी एक जानने वाली बात थी। जहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इनका वैल्यू 0 से 14 के बीच में लाई करेगा, इनका भी वैल्यू 0 से 14 के बीच में लाई करेगा, लेकिन इनका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, ये 10, ये 14 ही है हमेशा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इनका वैल्यू है 14, क्योंकि ये के डब्ल्यू जो है इनका वैल्यू 14 है। मैंने यहाँ भी लिखा ना कि ये के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻14 है, लेकिन ये इनका वैल्यू 10⁻7 और इनका भी -7 सिर्फ न्यूट्रल होने पे है। अगर ये एसिडिक हो तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इनका कम हो जाएगा। अगर ये बेसिक हो तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इनका कम हो जाएगा, लेकिन ये दोनों मिलाकर ये 10⁻14 ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग 10 ऑफ 10⁻14 की करे तो क्या आता है, 14 आता है। तो इनका वैल्यू ये 14 होगा, 14 इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। ये भी एक जानने वाली बात है। हर दम हर समय पीएच और एक सॉल्यूशन का पीएच और उनका पीओएच दोनों का समेशन हमेशा 14 होता है। ये 14 कहाँ से है, समझ आ रहा है ना, ये 14 ऐसे है। ये 14 क्या है, पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू क्या है माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू, के डब्ल्यू का वैल्यू क्या है माइनस लॉग 10, के डब्ल्यू हमेशा 10⁻14 होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻14। तो यहाँ पर 10⁻14 लिखते हैं, इनको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 14, तो के डब्ल्यू हो गया 14, पी के डब्ल्यू 14, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है ऐसे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक छोटे से एग्जांपल से अब ये पूरे कंसेप्ट को समझते हैं और क्लियर करते हैं। दिया है कि हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक सॉफ्ट ड्रिंक में है 3.8 इंटू 10⁻³ m। m मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, कैपिटल एल। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉफ्ट ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक में H+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। अब हमें इसे इनका पीएच बताना है कि इस सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच कितना है। तो पीएच के लिए हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन पीएच के लिए क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, H का कॉन्सेंट्रेशन इतना ही तो है, तो माइनस लॉग 10 ऑफ ये वैल्यू कितना है 3.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, अगर इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.42। तो ये हो गया हमारे इस सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच, ये हमें समझ आया। ठीक है, और एक बात समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। हमें अब कह रहा है पीएच निकालने को ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड लिखता हूँ, फाइंड पीएच ऑफ 0. pH of 1 into 10⁻8 m solution of HCl। समझने वाली बात है यहाँ पर कि एक सॉल्यूशन है जिनमें 1.8 इंटू 1 इंटू 10⁻8 m सॉल्यूशन ऑफ HCl, मतलब कि एक कंटेनर है, ठीक है, इनमें कितना HCl है,
1 इंटू 10⁻8 m ऑफ HCl, ये इनका कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन का मुझे pH बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा HCl जो है वो कैसे डिसोसिएट होता है, पूरा डिसोसिएट हो जाता है ना। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, H+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 10⁻8 m HCl था, तो वो जैसे ही पानी में मैं डालूंगा ये पूरा का पूरा HCl ख़त्म हो जाएगा। ये लिखता हूँ मैं इनिशियल में ये था, ये नहीं था, ये नहीं था। लेकिन जैसे ही इसे वाटर में डाला गया, अब फाइनल में क्या होगा? फाइनल में अब ये नहीं रहेगा, लेकिन ये 10⁻8 और ये 10⁻8 m रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खर्च हो गया और टूटकर ऐसे बन गए। तो अब हमारे वाटर में ये सॉल्यूशन में क्या है? 10⁻8 m हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना। इतना तो है, Cl भी है लेकिन ये हाइड्रोजन आयन है इस वाटर में, ठीक है। अब ये समझते हैं कि दूसरी तरफ क्या था हमारे पास? वाटर था। यहाँ लिखता हूँ, वाटर था। ऑलरेडी वाटर तो है ही, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही बन रहा है तो इसमें वाटर भी है। वाटर में हमने थोड़ा सा HCl ऐड कर दिया, लेकिन वाटर तो पहले ही से था। अब ये वाटर कैसे टूटता है? खुद में डिसोसिएट होता है, वाटर बनता है H+ और OH- ऐसे टूटकर, ठीक है। यहाँ पर पहले से ये H+ तो बनेगा यहाँ पर, लेकिन इस H+ में पहले से इतना H+ और भी थे अवेलेबल, समझ रहे? ये लिक्विड वाला वाटर है, ये एक्वस वाला H+ है और ये एक्वस वाला H+ है। ये भी हमारा एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। आप समझिए एक कंसेप्ट। ये इनिशियल अगर मैं लिखूं तो इनिशियल ये कुछ क्वांटिटी था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि ये लिक्विड है। ये 0 था, ये 0 था। फाइनल क्या होगा? फाइनल में ये कुछ भी क्वांटिटी है जो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये x बन गया और ये x बन गया। इतना डिसोसिएट हो गया, मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है? ये भी मिल रहा है, क्योंकि इतने आयंस पहले से अवेलेबल है हाइड्रोजन क्लोराइड के कारण, HCl के कारण। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ वाटर होता, अगर कंटेनर में सिर्फ वाटर होता तो मुझे मिलता H+ और OH-। कितना H+ मिलता? XH+ मिलता और XOH- मिलता। सच डैट इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KW इज इक्वल्स टू H+ एंड OH-, सो इक्वल्स टू x², मतलब x इंटू एक्स मतलब x², x इंटू एक्स मतलब x²। और KW क्या होता है? 10⁻14, 10⁻14 हमें पता है। तो ये होता अगर वाटर होता तो, ठीक है ना, इफ़ ओनली वाटर तब। लेकिन क्या सिर्फ वाटर है? नहीं है, वाटर के साथ और क्या है? HCl ऐड किया गया, इतना HCl इतना HCl। तब हमारा फाइनल क्या बना? जब हमारा HCl भी है और वाटर भी है, वेन HCl भी है एंड वाटर भी है, तब इस HCl के कारण हमें आयन मिला है H+, कितना? 10⁻8 m। और इस वाटर के कारण हमें आयन मिला है कितना? x, ठीक है। और इस वाटर के कारण OH- कितना मिला है? x। और यहाँ पे Cl भी मिला है, जिससे के लिए हम इंटरेस्टेड अभी नहीं है। तो अब बताना है कि फाइनल में कितना हमारे पास pH है। तो आप बताइए कि फाइनल में पहले H कितना है? H होगा हमारा H+ कितना होगा फाइनली? ये X भी होगा, प्लस ये वाला जो एसिड के कारण H मिला है आयन, वो भी है। ये सब मिलाकर हमारा H है। और OH कितना है? OH तो सिर्फ वाटर के कारण जितना टूट कर आया था उतना ही है। लेकिन KW होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे, तो अब मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि 10⁻14 इज इक्वल्स टू x प्लस 10⁻8 इंटू एक्स, ये, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन बना।
यहाँ से अगर हम x को सॉल्व करेंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻14 इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 10⁻⁸ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है ना, उस फाइनल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन OH आयन कितना है, OH आयन है 9.5 इंटू 10⁻⁸ m। लेकिन H आयन कितना है, H ये भी है प्लस 10⁻⁸ भी है। तो इसे ऐड करूँगा तो हो जाएगा 10.5 इंटू 10⁻⁸ m। ठीक है ना। 9.5 इंटू 10⁻8 के संग मैं सिर्फ एक 10⁻8 ऐड कर दूँ तो 10.5 इंटू 10.5 m होगा, ये होगा। अब इनका pH निकालना है। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग 10.5 इंटू 10⁻8। इसे अगर मैं सॉल्व करके निकालूंगा तो ये 6.98 आएगा। ये हो गया हमारे सॉल्यूशन का pH। समझने वाली बात है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिर्फ ये समझना है कि अगर सिर्फ वाटर होता तो वाटर डिसोसिएट करता है H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पर H का कॉन्सेंट्रेशन अगर X है तो इनका भी कॉन्सेंट्रेशन X है, दोनों का सेम है। और वाटर का तो हमें पता है KW क्या होता है, KW होता है वाटर का 10⁻⁴। तो ये दोनों में आधा आधा बढ़ जा रहा है। लेकिन जब मैं वाटर के साथ HCl भी लिया हूँ तो अब H तो मुझे यहाँ से भी मिलेगा और H मुझे यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन OH मुझे सिर्फ यहाँ से मिलेगा, है ना। तो इनका अब H का कॉन्सेंट्रेशन वो HCl के कारण हमने पहले कैलकुलेट किया है। HCl के कारण H का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पर देखा हूँ। HCl के कारण H का कॉन्सेंट्रेशन इतना है और वाटर के कारण X है, मान लिया हूँ X है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, इनके कारण हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है 10⁻⁸ और इनके कारण हो रहा है X, और ये वाटर के कारण यहाँ भी X। अब हमारे पास H कितना है, टोटल H इतना है और टोटल OH इतना है। लेकिन जो भी हो KW का वैल्यू सेम होना चाहिए। KW 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू H का कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसे सॉल्व किया हमने और करके H का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है और उसके बाद pH निकाला है। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्व करूँगा तो ये KW इज इक्वल्स टू x² होगा। तो हमारा x होगा √10⁻⁴ ऐसे। इधर हम करके देखेंगे कि हमारा pH 7 आएगा नॉर्मल वाटर में, प्योर वाटर में। लेकिन यहाँ हमने करके देखा हमारा pH 6.98 आया, मतलब एसिडिक आया। तो यही हमारा कंसेप्ट है। थैंक यू।